आज हम कक्षा 7 बसंत भाग 2 के अंतर्गत हिमालय की बेटियां पाठ लेकर आए हैं और इस पाठ की लेखक हैं श्री वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी और इसमें उन्होंने हिमालय की बेटियों के बारे में हमें अवगत कराया है। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हिमालय है वो एक मनुष्य है, मानव है और उसकी बेटियां हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि एक मानव की बेटियों के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि लेखक जो है यहाँ पर हिमालय पर्वत है जिससे हम सब परिचित हैं और बेटियाँ यानी कि नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनके बारे में बताता है। तो यहाँ पर लेखक ने हिमालय पर्वत का मानवीकरण किया है। मानवीकरण कैसे? मानवीकरण क्या होता है कि जब जड़ प्रकृति चीज़ों पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोप होता है तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। ये व्याकरण में आता है अलंकार। तो ऐसे ही नागार्जुन जी ने यहाँ पर हिमालय का मानवीकरण किया है। ऐसे हमारे बहुत सारे कवि और लेखक हैं जिन्होंने जो जड़ प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो चिन्ह हैं, प्राकृतिक चिन्ह कौन कौन से हैं? नदी हो गई, पर्वत हो गए, झरने हो गए, पेड़ पौधे हो गए, धरती हो गया, आकाश हो गया, बादल हो गई, ये सारे क्या हैं? प्राकृतिक चिन्ह हैं, प्रकृति के चिन्ह हैं जिन्हें अपनी रचनाओं में समय समय पर कवि दर्शाते रहते हैं। तो अब हम आते हैं अपने पाठ हिमालय की बेटियों पर। अब यहाँ पर लेखक बताता है कि जब उन्होंने हिमालय पर्वत की यात्रा की तो उन्होंने देखा कि जो हिमालय पर्वत है उसमें छोटी छोटी धाराएं यानी कि छोटी छोटी लाइन हिमालय की बूंदों से बनकर निकल रही हैं और वो जो बूंदे हैं, जो पतली धारा है, जो हिमालय की पतली धारा जो बह रही है हिमालय के ऊपर से, हिमालय के आंचल में से, वो बहुत अल्हड़ हैं। वो खेलती कूदती उछलती बड़ी मस्ती में वो नीचे मैदानी भागों में आ रही हैं और वो फिर धीरे 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 पतली धाराएं नदियों का रूप ले लेती हैं। और जब फिर कवि लेखक बताता है कि जो पतली धाराएं समतल मैदानों में आती हैं तो वो संभ्रांत महिला की तरह दिखती हैं। संभ्रांत मतलब बहुत सौम्य, सुशील, शांत औरत की तरह दिखती हैं, जो ऊपर यानी कि नटखट हिमालय के आंचल में नटखट थी, जो अल्हड़पन में थी, जो उछलती कूदती आ रही थी, अब वो शांत दिख रही हैं। तो लेखक यहाँ पर बताना चाहता है कि वो नदियों को देखकर बहुत उत्साहित होता है, क्योंकि नदी के पानी में जब लेखक नहाता है तो उसे अपनी माँ दादी का या बुआ का प्यार उसमें दिखाई देता है, यानी कि बड़ा अच्छा उसे महसूस होता है, लाड़ प्यार उसमें दिखता है नदी के पानी में नहाते हुए नदियों के द्वारा। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकारों से यहाँ पर लेखक ने नदियों का मानवीकरण किया है। कभी वो उनको बेटी बताता है, कभी उनको माँ, कभी दादी, कभी बहन, कभी महिला की संज्ञा देता है। तो यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है उससे जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो हिमालय की बेटियाँ हुई और हिमालय उनका बाप हुआ, यानी कि हिमालय उनका पिता हुआ। जैसे हर बच्चे की माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित है, ऐसे ही हिमालय पर्वत भी अपनी बेटियों के लिए चिंतित है, लेकिन वो दर्शाता नहीं है, वो मौन रहता है। जब हम कभी हिमालय पर्वत की यात्रा करें यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जाएं, उत्तराखंड में जाएं, तो हम देखेंगे जो हिमालय की जो चोटियां हैं वो मौन खड़ी रहती हैं, वो चुपचाप रहती हैं, वो दर्शाती नहीं है कि वो अपनी बेटियों के लिए, नदियों के लिए चिंतित है। क्योंकि हिमालय ही नदियों का निर्माण करता है, अपनी बेटियों का निर्माण करता है, तो स्वाभाविक है वो भी अपनी बेटियों के लिए चिंतित होगा। तो ऐसे ही जो नदियाँ निकलती हैं और धीरे धीरे विशाल रूप धारण कर लेती हैं तो वो अंत में जाकर कहाँ मिलती हैं? ये नदियाँ किसकी ओर भागती हैं, किसकी ओर मिलने को अग्रसर होती हैं? समुद्र में जाकर समाहित हो जाती है। सारी नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं वो समुद्र में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर समुद्र को दामाद माना है और हिमालय को उनका ससुर माना है। यानी कि जो नदियाँ हिमालय पर्वत से यानी कि अपने पिता से निकल के, पिता की गोद से निकल के कहाँ पर जाती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं। जैसे एक लड़की शादी के बाद अपना घर छोड़ के, अपने पिता का घर छोड़ के अपने पति के पास चली जाती है और वहीं वो रहती है, ऐसे ही ये नदियाँ अपने हिमालय पिता की गोद से निकलकर समुद्र में समा जाती है। तो यहाँ पर भी लेखक ने दामाद और ससुर के रूप में हिमालय का और समुद्र का मानवीकरण किया है।
आगे बताते हैं लेखक कि जो नदियां हैं, जो मुख्य नदियां हैं हिमालय पर्वत से निकलने वाली वो दो हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदियां हैं। लेकिन इनसे निकलने वाली बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंडक, कोसी, चिनाब, झेलम, बेतवा, गंगा, यमुना। बहुत सारी नदियां हैं जो हमारी धरती का कल्याण करती है, यानी कि नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारक हैं, हमारे जीवन को चलाती हैं, लोगों का भरण पोषण करती हैं। ऐसे ही यहाँ पर कवि बताते हैं कि जो ये नदियाँ हैं ये अपने हिमालय के आंचल से निकलकर, हिमालय पिता के आंचल से निकलकर नीचे आती हैं, तो इनको ये अटखेलियाँ करती हैं। कहाँ पर? चीड़, देवदार, सिनार और जितने भी ये जितने भी स्प्रूस जो पेड़ होते हैं बहुत ऊंचाई वाले, उनसे अटखेलियाँ करते हुए ये नीचे पहुँचती हैं और समुद्र में मिलती हैं। और हमारी हर तरह से हमारे धरती के प्राणियों के लिए ये कल्याणकारक सिद्ध होती हैं। आगे बताते हैं लेखक कि जब ये नदियाँ नीचे आती हैं तो बहुत हमारे लिए लाभदायी सिद्ध होती हैं। तो जो काका कालेलकर हैं उन्होंने इन नदियों को हमें लोक माता के रूप में बताया है। लोक माता के रूप में क्योंकि हमारे धरती के लोगों का भरण पोषण करती है। ये जैसे माँ अपने परिवार की देखभाल करती है, ऐसे ही नदियाँ अपनी धरती माँ के लोगों की देखभाल करती है, उनका कल्याण करती हैं, उनका पीने के लिए पानी देती है, सिंचाई के लिए मीठा पानी यानी कि अच्छा पानी उपलब्ध कराती हैं। और बताते हैं कि लेखक बताते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी नदियों को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे हमारे जो हम इतिहास में देखें, पीछे जाकर इतिहास में देखें तो जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं उसका उनका विकास भी नदियों के किनारे हुआ, यानी कि नदियों के द्वारा हुआ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी पर हुआ। और मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता को देखें तो वहाँ उस घाटी का विकास, उस सभ्यता का विकास नील नदी पर हुआ। तो हर विश्व में हर जगह नदियों का महत्व दर्शाया गया है और बहुत सारे कवि अपनी रचनाओं के द्वारा ये दिखाते भी रहते हैं। यानी कि जितनी भी मानव सभ्यताएं हैं, विकसित मानव सभ्यताएं हैं, वो नदियों पर ही विकसित हुई। अब लेखक आगे बताते हैं कि जो हमारे जो बहुत प्रसिद्ध कवि, संस्कृत के जो महाकवि, जिनको महाकवि बोला गया है, कालिदास जी, उन्होंने भी अपनी रचनाओं में जो उनका बहुत बड़ा महाकाव्य है मेघदूत, उसमें भी उन्होंने नदियों का महत्व दिखाया है। उसमें उन्होंने बताया है कि जो यक्ष होता है मेघदूत महाकाव्य में, वो अपनी यक्षिणी को प्रेम संदेश भेजने के लिए मेघदूत यानी कि बादलों को दूत बनाता है, मेघ को दूत बनाता है। और वो मेघ को कहता है कि तुम मेरी प्रेयसी को यानी कि यक्षिणी को मेरा प्रेम संदेश देकर जाना। और रास्ते में बेतवा नदी यानी कि वेत्रवती नाम दिया गया यहाँ पर, वेत्रवती नदी आएगी, उसको अपना प्रतिदान देते जाना। प्रतिदान की मतलब अपने जो बूंदे हैं, अपनी जो वर्षा का जो जल है वो उसमें छोड़ते जाना, यानी कि ये इनका प्रतिदान हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कालिदास जी ने अपनी रचना में बेतवा नदी का उल्लेख किया है। आगे लेखक ये बताना चाहते हैं कि हमारे पुराने ग्रंथों में, हमारे प्राचीन इतिहास में, सब में नदियों का महत्व दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, जब लेखक तिब्बत की यात्रा पर थे तो उन्होंने वहाँ पर सतलुज नदी को बहते देखा और लेखक को बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, वो बहुत बीमार हो गए थे। तो उन्होंने सतलुज नदी के पानी में अपने पैरों को रखा तो उन्हें असीम आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि उनको बहुत थकावट थी, वो बीमार थे। तो जैसे उन्होंने अपने पैरों को डुबोया तो उनकी सारी खुमारी यानी कि जो थकावट थी वो गायब हो गई, वो चली गई। तो यहाँ पर लेखक सतलुज नदी के महत्व को दर्शाते हैं अपनी एक छोटी सी कविता के जरिए। उन्होंने एक रचना लिखी सतलुज नदी के ऊपर, क्या? जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। जाऊं हुआ मुदित मन हुआ बलिहारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। यानी कि तुम हो सतलुज, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय,
चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जो विशेषताएं हैं, तुम्हारी जो खूबियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी हैं, अपरंपार हैं। कहते हैं कि तुम्हारे पानी में पैर रखते ही, तुम्हारे जल में पैर डुबोते ही मेरी सारी जो थकावट थी, सारी तुम्हारी थी, वो गायब हो गई। वो कहते हो हिमालय तुम्हारा बाप है और तुम उसकी बेटी हो, यानी कि हिमालय तुम्हारे लिए चिंतित रहता है, लेकिन वो मौन है, वो दिखाता नहीं है, वो चुपचाप है। और कहते हैं प्रकृति नटी, नटी होता है कलाकार, प्रकृति कला, यानी कि प्रकृति की जो कलाकारी है वो क्या है, ये अद्भुत, बहुत बड़ा, अनोखा, बहुत जो हिमालय पर्वत है उसकी छाप है। यानी कि हिमालय पर्वत जो हमारे सामने है वो प्रकृति की बहुत बड़ी कलाकारी है, अद्भुत है। तो इसलिए लेखक कहते हैं ये सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। तो यहाँ पर हमने हिमालय की बेटियाँ पाठ पढ़ा और इसमें हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में जाना और लेखक के द्वारा जो नदियों का महत्व है वो हमने समझा। तो ये हमारा पाठ था। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, घर पर इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, सारांश तभी अच्छे से समझ आएगा। और अगले सेशन में मैं फिर हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए नमस्कार।